सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने ही एक देश का नक्शा बदलने लगे तो एक ऐसा देश जो बना तो धर्म के नाम पर था, पर आज अपने ही बोझ तले दबकर बिखरने की कगार पर है। घर में खाने को आटा नहीं और हाथ में बारूद। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वो कड़वी सच्चाई बनती जा रही है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। आज पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा तूफान मंडरा रहा है जहां हर एक मुश्किल दूसरी मुश्किल को और बढ़ा रही है। एक तरफ है लगभग 130 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है, और दूसरी तरफ है बलूचिस्तान से उठती आज़ादी की वो चिंगारी है जो 75 साल से बुझने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ वो आतंकी संगठन है जिन्हें कभी स्ट्रैटेजिक एसेट समझा गया था और आज वही भस्मासुर बनकर अपने बनने वाले को ही निगल रहे हैं। और इन सब के बीच सिया सुन्नी का वो जहर जो देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या पाकिस्तान का अंत होने वाला है? क्या 1971 वाली बात जब बांग्लादेश एक नया देश बना था फिर से दोहराई जाएगी? क्या बलूचिस्तान, सिंध या पश्तूनिस्तान के नाम से नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो बचा खुचा पाकिस्तान शायद हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा रह जाएगा। यह सवाल अब सिर्फ बहसों या किताबों तक नहीं, बल्कि एक जलती हुई सच्चाई बन गया है। इस वीडियो में हम किसी प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, बल्कि फैक्ट्स और गहरे एनालिसिस के साथ उन 5 सबसे बड़ी वजहों को जानेंगे जो पाकिस्तान को टूटने की कगार पर ले आई है। ये वो 5 टाइम बम हैं जो एक साथ टिक टिक कर रहे हैं। चलिए एक एक करके पाकिस्तान की उन गहरी दरारों को समझते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर छुपा देता है। शुरुआत करते हैं उस वजह से जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी इकोनॉमी। किसी देश को तोड़ने के लिए हमेशा टैंक और मिसाइलों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खाली तिजोरी और भूखे पेट की आहें ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। पाकिस्तान की पहली और शायद सबसे घातक समस्या यही है, एक ऐसा आर्थिक ब्लैक होल जो पूरे देश को अपने अंदर खींचता जा रहा है। कुछ आंकड़े देखिए, 2025 के अंत तक पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज और देनदारियां लगभग 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। यह रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इसके बोझ तले दब रही है। हाल यह है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान को लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। अब सोचिए, जिस देश पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर के बीच झूल रहा हो, वो इतनी बड़ी देनदारियां कैसे चुकाएगा? ये हालत एक दिन में नहीं बनी। यह दशकों के खराब इकोनॉमिक मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और इंपोर्ट पर निर्भर इकोनॉमी का नतीजा है। सरकारों ने देश चलाने और अपनी सेना का पेट पालने के लिए अंधाधुंध कर्ज लिए। IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन, सऊदी अरब, जिसके भी सामने हाथ फैलाया उसने कर्ज तो दिया, लेकिन अपनी कड़ी शर्त भी थोप दी। आज पाकिस्तान IMF के एक और बेल आउट पैकेज के सहारे सांस ले रहा है, लेकिन यह मदद एक वेंटिलेटर की तरह है, इलाज नहीं। सरकार दावा कर रही है कि महंगाई पर 30 से 40% की ऊंचाई से काफी नीचे आ गई है और कुछ आर्थिक सुधार भी दिखे हैं, लेकिन यह उस मरीज की तरह है जिसका बुखार तो उतर गया है, पर शरीर के अंदर कैंसर फैलता जा रहा है। सालों की कमर तोड़ महंगाई ने आम पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, दाल, हर चीज के दाम आसमान छूने के बाद भले ही थोड़े कम हुए हो, लेकिन लोगों की तबाह हुई जिंदगियां पटरी पर नहीं लौटी है। इसका असर जमीन पर साफ दिखता है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री दम तोड़ रही है। कराची, जो कभी पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता था, वहां की टेक्सटाइल मिल आज अपनी आधी कैपेसिटी पर भी काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके पास कच्चा माल खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। हजारों पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर और इंजीनियर देश छोड़कर जा रहे हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जब किसी देश का सबसे काबिल दिमाग ही वहां नहीं रहना चाहता, तो उसके भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और फिर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी CPEC। इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बताया गया है, लेकिन आज यही CPEC एक कर्ज का जाल बन चुका है। चीन ने भारी ब्याज दरों पर जो कर्ज दिए, उसे चुकाने में पाकिस्तान का दम निकल रहा है। नतीजा ये है कि CPEC के कई प्रोजेक्ट्स या तो रुके पड़े हैं या कछुए की चाल में चल रहे हैं। तो यह थी आर्थिक संकट की कहानी।
एक ऐसी आग जो धीरे धीरे पूरे देश को जला रही है। लेकिन जब घर के अंदर और भी कई आग लगी हो तो क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की दूसरी और शायद सबसे विस्फोटक वजह की। पाकिस्तान को अक्सर एक देश कहा जाता है, लेकिन कई जानकार इसे एक बनावटी रचना मानते हैं, जिसे इस्लाम के नाम पर अलग अलग कौमों को एक साथ बांधने की कोशिश की गई। पंजाबी, सिंधी, बलोच और पश्तून, इनकी भाषा, कल्चर और इतिहास हमेशा से अलग रहे हैं, और इनमें से बलोच कौम ने तो कभी इस बंधन को दिल से माना ही नहीं। यही है पाकिस्तान के टूटने की दूसरी सबसे बड़ी वजह, बिखरता हुआ संघ और अलगाववाद की सुलगती आग। इस आग का केंद्र है बलूचिस्तान। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, क्षेत्रफल में लगभग 44%, लेकिन आबादी में सबसे कम। यह प्रांत गैस, सोने और तांबे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। यहीं पर रेको डिक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की माइंस में से एक है। लेकिन इन रिसोर्स का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को कभी नहीं मिला। उन्हें मिली तो सिर्फ गरीबी, अशिक्षा और पाकिस्तानी सेना का जुल्म। इतिहास, इसकी जड़ें इतिहास में है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो बलौच की रियासत कलात के शासक मीर अहमद यार खान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने जबरन बलूचिस्तान का विलय कर लिया। बलौच राष्ट्रवादी इसे आज भी एक इल्लीगल कब्जा मानते हैं। तभी से वहां एक धीमी धीमी बगावत चल रही है जो आज तक नहीं थमी। आज यह बगावत एक खुली संघर्ष बन चुकी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे संगठन सीधे पाकिस्तानी सेना और उन चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं जो CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि CPEC के जरिए चीन और पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर उनके रिसोर्स लूट रहे हैं। इन हमलों ने CPEC के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन यह सिर्फ रिसोर्स की लड़ाई नहीं है, यह पहचान और वजूद की लड़ाई है। हजारों बलोच कार्यकर्ता, छात्र और नेता सालों से लापता है। मानवाधिकार संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ने उन्हें अगवा करके मार दिया। इन फोर्स डिसअपेरेंस ने बलोच के लोगों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी है कि अब सुलह की कोई भी बात बेकार लगती है। बलूचिस्तान की आग तो सबसे भयानक है, लेकिन चिंगारिया, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुलग रही है। सिंध में राष्ट्रवादी पंजाब के दबदबे को चुनौती देते हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में कई पश्तून पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई दुरान लाइन को नहीं मानते और एक आज़ाद पश्तूनिस्तान का सपना देखते हैं। ये अंदरूनी बिखराव पाकिस्तान की उस बुनियाद पर ही सवाल उठाता है कि इस्लाम इन सभी अलग अलग पहचानों को जोड़कर रख सकता है। जब एक हिस्से को लगता है कि उसे गुलाम बनाया गया है और उसके संसाधन लूटे जा रहे हैं, तो वो संग टूट जाता है। बलूचिस्तान वो नासूर बन चुका है जो अगर फटा तो पाकिस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी है। एक ऐसा खतरा जिसे उसने खुद अपने हाथों से पाला था। और यही है हमारे एनालिसिस की तीसरी वजह, द जिहादी ब्लॉबैक। जिस सांप को पाला वही अब डस रहा है। एक पुरानी कहावत है, आप अगर सांप को पालेंगे तो एक दिन वो आपको भी डसेगा। पाकिस्तान की कहानी में यह कहावत बिल्कुल सच साबित होती है। यही है पाकिस्तान के टूटने की तीसरी और सबसे खूनी वजह, जिहादी ब्लोबैक। 80 के दशक में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर सोवियत के खिलाफ मुजाहिदीन बनाने की फैक्ट्री बन गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पॉलिसी कहा। मकसद था अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाना जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे और भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोले। इसी पॉलिसी से तालिबान का जन्म हुआ। इसी से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों को पाला पोसा गया। पाकिस्तान को लगा कि वो इस जिहादी गुटों को एक नल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जब चाहे खोलो और जब चाहे बंद कर दो। उसने अच्छे तालिबान जो अफगानिस्तान में लड़े और बुरे तालिबान जो पाकिस्तान लड़े में फ़र्क करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल गया कि विचारधारा की कोई सीमा नहीं होती। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान को उसका साथ देना पड़ा, तो यही जिहादी गुट उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत काफिर अमेरिका की मदद कर रही है।
इसी गुस्से से 2007 में एक नए संगठन का जन्म हुआ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। यह टीटीपी आईएसआई का बनाया प्रॉक्सी नहीं था, यह पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ ही एक बगावत थी। आज यही टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में से एक है और इसकी सबसे बड़ी वजह टीटीपी ही है। साल 2025 में हुई आतंकी हमलों में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा थे। विडंबना देखिए, जिस अफगानिस्तान ने स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता दिलाई, आज वही अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है। टीटीपी के लड़के अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं और सीमा पार करके खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज पर हमला करते हैं। देश के कई हिस्सों से पाकिस्तान राज्य का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। ये वो सांप है जिसे पाकिस्तान ने भारत को डसने के लिए पाला था, लेकिन अब वो पलटकर अपने ही मालिक को निगल रहा है। इस जिहादी ब्लोबैक ने न सिर्फ पाकिस्तान में हजारों निर्दोषों की जान ली है, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी पंगु बना दिया है। कोई भी विदेशी कंपनी ऐसे देश में निवेश नहीं करना चाहती जहां आए दिन बम धमाके होते हैं। आर्थिक तबाही, अलगाववाद की आग और आतंक का भस्मासुर, ये तीन वजह ही किसी देश को तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में एक और दरार है जो समाज के ताने बाने को ही चीर रही है, और यही है हमारी चौथी वजह। इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि वो आज तक यह तय नहीं कर पाया कि असली मुसलमान कौन है। यही सवाल पाकिस्तान के समाज में एक ऐसे गहरे जख्म में बदल गया है जो लगातार रीस रहा है। यह है सिया और सुन्नी के बीच की खाई, और ये पाकिस्तान के टूटने की चौथी बड़ी वजह है। पाकिस्तान की आबादी में करीब 85 से लेकर 90% सुन्नी मुसलमान हैं और 10 से लेकर 15% तक सिया। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक सिया परिवार से थे। शुरुआत में सपना एक देश का था जहां सभी मुसलमान, चाहे वो किसी भी फिरके के हों, एक साथ रह सके, लेकिन यह सपना बहुत जल्द टूट गया। इस खाई को खोदने का काम 1980 के दशक में मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जिया उल हक ने किया। उन्होंने सऊदी अरब से प्रभावित कट्टर सुन्नी इस्लाम को सरकारी स्तर पर लागू किया। इसी दौर में सीआईओ के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और उन्हें काफिर कहने वाले सुन्नी चरमपंथी संगठनों को खुली छूट दी गई। जवाब में ईरान के समर्थन सीआईओ के भी अपने हथियारबंद संगठन बने। इसका नतीजा एक खूनी संघर्ष के रूप में सामने आया। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1987 से 2007 के बीच ही 4000 से ज्यादा लोग सिया सुन्नी हिंसा से मारे गए। यह हिंसा आज भी रुकी नहीं। मस्जिदों, इमामबाड़ों और जुलूसों में हमेशा आम बात हो गई है। यह हिंसा अब सिर्फ चरमपंथी संगठनों तक सीमित नहीं है, यह पाकिस्तानी समाज और कानून में भी अपनी जड़ें जमा चुकी है। ब्लास्फेमी के कानून का इस्तेमाल सीआईओ के खिलाफ जमकर होने लगा है। छोटे छोटे बच्चों पर भी अपने धार्मिक मान्यताओं की बात करने पर ब्लास्फेमी के मुकदमे दर्ज किए गए। टीएलपी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के उदय ने इस आग में और घी डाला है। ये संगठन ब्लास्फेमी के मुद्दे पर किसी को भी मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं और सरकारें इनके सामने घुटने टेक देती है। ये नफरत समाज को इस कदर बांट चुकी है कि अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। इसने एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर दिया है। जब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से मिलने पर यह सोचता है कि यह सिया है या सुन्नी, तो पाकिस्तानी होने की पहचान अपने आप कमजोर हो जाती है। यह घर की लड़ाई देश को अंदर से इतना खोखला कर रही है कि उसे किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो अब तक हमने 4 वजहें देखी: डूबती अर्थव्यवस्था, अलगाववाद, आतंक का कहर और सिया सुन्नी नफरत। लेकिन सवाल उठता है, इन समस्याओं का हल कौन करेगा? सरकार? लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी सरकार है जो ये फैसला ले सके? और यहीं से निकलती है हमारी 5वीं और आखिरी वजह, जो इन सभी समस्याओं की जड़ है। सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसके 4 ड्राइवर हैं और चारों उसे अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। उस गाड़ी का क्या होगा? वो या तो वहीं खड़ी खड़ी सड़ जाएगी या फिर खाई में गिर जाएगी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हाल कुछ ऐसा ही है, और यही है देश के टूटने की 5वीं और सबसे बुनियादी वजह। पाकिस्तान के 75 साल से ज़्यादा के इतिहास में आधे से ज़्यादा वक्त देश पर सीधे मिलिट्री का शासन रहा है, और जब सेना सीधे राज नहीं करती, तब भी वो पर्दे के पीछे से अपनी चुनी हुई कठपुतली सरकारों को
नचाती है। इसे हाइब्रिड रेजिम कहा जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र एक ऐसा पौधा है जिसे कभी जड़ें जमाने ही नहीं दी गई। यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हर पार्टी सत्ता में आने के लिए पिंडी यानी रावलपिंडी में मौजूद सेना के हेडक्वार्टर GHQ की तरफ देखती है। जिसे सेना का आशीर्वाद मिला वो प्रधानमंत्री बन गया, और जब वही नेता थोड़ा भी आज़ाद होने की कोशिश करता है तो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण इमरान खान है। 2018 में जब वो सत्ता में आए तो कहा गया कि उन्हें सेना ने सेलेक्ट किया है। सालों तक खान और सेना एक ही पेज पर थे, लेकिन जैसे ही खान ने विदेश नीति और सेना प्रमुख की नियुक्ति जैसे मामलों में अपनी चलानी चाही, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास का एक काला अध्याय है। इमरान खान की पार्टी को तोड़ा गया, नेताओं को जेल में डाला गया और 2024 में एक ऐसा चुनाव कराया गया जिस पर धांधली के गंभीर आरोप लगे। इस चुनाव के बाद एक ऐसी कमजोर मिलीजुली सरकार बनी जिसकी जनता में कोई साख नहीं है। यह सरकार सिर्फ सेना की बैसाखियों पर टिकी है। इस राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा क्या होता है? नतीजा है पॉलिसी पैरालिसिस यानी नीतियों का लकवा। जब सरकार को यही नहीं पता कि वह कल रहेंगी या नहीं, तो वो देश के लिए कड़े और लंबे समय तक असर डालने वाले फैसले कैसे ले सकती है? वो IMF की दर्दनाक शर्तों को लागू करके अपनी पॉपुलैरिटी क्यों घटाएगी, जिसे आर्थिक संकट गहराता है? वो बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट्स पर सेना से सवाल करके अपनी कुर्सी क्यों गंवाएगी, जिसे अलगाववादी बढ़ाता है? वो उन जिहादी संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई कैसे करेगी जिन्हें सेना का ही एक धड़ा अपना हथियार मानता है, जिसे आतंकवाद फलता फूलता है? वो कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ एक्शन लेकर देश में एक और बवाल क्यों खड़ा करेगी, जिसे सिया सुन्नी खाई चौड़ी होती है? आप देख रहे हैं यह 5वां वजह यानी राजनीतिक लकवा। बाकी चारों वजहों की जड़ है पाकिस्तान एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जहां राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक और सामाजिक संगठनों को जन्म देती है, और वो संकट बदले में राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ाते हैं। सेना खुद को देश की रक्षक बताती है, लेकिन असल में यही सिस्टम देश की सभी समस्याओं का मूल कारण है। एक दिवालिया होती इकनॉमी, बलूचिस्तान में अलगाववादी, आतंक का पलटवार, सिया सुन्नी नफरत का जहर, और इन सब की जड़ एक लकवाग्रस्त राजनीतिक व्यवस्था जो सेना के साये में काम करती है। यह 5 वजह मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना रही है जैसा पाकिस्तान ने 1971 के बाद कभी नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान का अंत तय है? इसका जवाब हाँ या ना में देना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, एक शक्तिशाली सेना है, और उसकी लोकेशन ऐसी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें उसे पूरी तरह बिखरने नहीं देंगी। IMF, चीन और सऊदी अरब जैसे देश उसे बार बार बेल आउट पैकेज देकर वेंटिलेटर पर जिंदा रखते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान कल या परसों टूट जाएगा। असली सवाल यह है कि क्या वो एक असफल राष्ट्र यानी फेल्ड स्टेट बनने की तरफ नहीं बढ़ रहा है? एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों को सुरक्षा, इंसाफ और 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। एक ऐसा देश जहां की सरकारें कर्ज की कुश्ती चुकाने के लिए अपनी सॉवरेनिटी गिरवी रख दे। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। उसे अगर बचाना है तो अपनी बुनियाद बदलनी होगी। उसे तय करना होगा कि उसका असली दुश्मन भारत है या उसके अंदर पल रही गरीबी, नफरत और कट्टरता। उसे फैसला करना होगा कि देश को सेना चलाएगी या जनता। उसे मानना होगा कि जिस सांप को उसने पड़ोसी को डसने के लिए पाला था, अब वो उसी के घर में फन फैलाए बैठा है। यह बदलाव आसान नहीं है, शायद नामुमकिन भी लगे, लेकिन इसके बिना पाकिस्तान का भविष्य अंधेरे में है। यह एक ऐसी धीमी गति की त्रासदी है जो हमारी आंखों के सामने घट रही है। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा या उसका बिखरना तय है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्राइम माइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ हमें ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस बनाने की ताकत देता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।